हेलो दोस्तों, होम ट्यूशन पर मैं अरुण शर्मा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का जो टॉपिक है आपका क्लास में वो क्रम से रहने वाला है सौरमंडल का ही आगे बढ़ाएंगे अपन, क्योंकि आपने सोलर सिस्टम में जो टॉपिक पढ़ा है वो हमारे द्वारा पढ़ाया गया था सूर्य। आज हम प्लैनेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ये मैं टॉपिक डाल देता हूँ सौरमंडल। सौरमंडल में देखिए अपन डायग्राम की तो हमें आवश्यकता पड़ती ही है। यहाँ पर है सूर्य, क्या है दोस्तों? सूर्य है। क्लियर हो गया। सूर्य के जो सबसे निकट प्लैनेट है वो है बुध। कौन सा है? बुध है। सेकंड नंबर पे जो है वो है शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। थर्ड पे है ये पृथ्वी है। फोर्थ पे है ये मंगल है। फोर्थ पे कौन सा है? मंगल है। फाइव पे जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद फिर शुक्र है। उसके बाद शनि है और फिर अरुण है। सॉरी, शनि है, फिर अरुण है और उसके बाद वरुण है। क्लियर हो गया। अब देखिए कल अपन ने पढ़ा था कि आंतरिक आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट, जो ये अंदर वाले प्लैनेट हैं इन्हें इनर प्लैनेट बोला जाता है और उधर वाले हैं ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं, बाह्य प्लैनेट कहलाते हैं। सूर्य के बारे में अध्ययन किया। आज हम प्लैनेट का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लिख रहे हैं बुध ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव जो बन गया यह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध ग्रह हो गया। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बनेगा यह सूर्य के सबसे पास स्थित है। यह सूर्य के सबसे पास स्थित है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। क्लियर हो गया। तो सूर्य के सबसे पास भी कौन सा प्लैनेट हो गया? हमारा बुध ग्रह हो गया। यह सूर्य के चारों ओर, देखिए एक ऑब्जेक्टिव तो अपना ये बनी गया, ठीक है। दूसरा जो बना वो ये बना कि सूर्य के सबसे पास है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो आपका बनेगा यह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। यह किस ओर गति करता है? सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। किस ओर गति करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। किस ओर गति करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। क्लियर हो गया। देखिए जो बुध ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर 88 दिन में परिक्रमा करता है। कितने दिन में परिक्रमा करता है? 88 दिन में परिक्रमा करता है। कितने दिन में भैया? 88 दिन में। अर्थात इसका एक वर्ष पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है। अर्थात इसका एक वर्ष पृथ्वी के कितने दिन के समान होता है? 88 दिन के समान होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में परिक्रमा करती है। कितने दिन में परिक्रमा करती है? 365 से 1/4 दिन में परिक्रमा करती है। क्लियर हो गया। तो इस हमारी पृथ्वी का एक वर्ष कितने दिन का हुआ? 365 से 1/4 दिन का हुआ। और जो बुध ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में करता है। अब किसी भी प्लैनेट पर पृथ्वी के अलावा जीवन नहीं है। किसी भी प्लैनेट पर पृथ्वी के अलावा क्या नहीं है? जीवन नहीं है। ठीक है, अब जीवन नहीं है इस कारण से क्या है भैया?
कि हम जो गणना करेंगे वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पृथ्वी के अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी गणना करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? बोलिए, पृथ्वी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब पृथ्वी के अकॉर्डिंग हमने गणना की तो हमें पता चला कि बुध जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर 88 दिन में अर्थात लगभग 3 महीने में अपना चक्कर लगाता है। कितने दिन में चक्कर लगाता है? 3 मंथ में अपना चक्कर पूरा करता है। क्लियर हो गया? अर्थात बुध ग्रह का एक वर्ष कितने दिन का हो गया? 88 डेज का हो गया। पृथ्वी के 88 दिन के बराबर बुध ग्रह का क्या होता है? 1 वर्ष होता है। क्या होता है? बोलिए, 1 वर्ष होता है। अब देखिए, बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है। बुध ग्रह पर क्या नहीं है भैया? वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? बुध ग्रह पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्यों नहीं है? हर बात का एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है। तो वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वायुमंडल नहीं होने का कारण है दोस्तों कि बुध ग्रह का जो प्लायन वेग है, जो चलने की गति है, वो गैसों के प्लायन वेग से कम है। वो गैसों के प्लायन वेग से कम है, जिसके कारण बुध ग्रह पर गैसें रुक नहीं पाती। जाती तो हैं लेकिन रुक नहीं पाती। आप ये नहीं कह सकते कि बुध ग्रह पर गैसें नहीं हैं। बुध ग्रह पर गैसें आती तो जाती तो रहती हैं, लेकिन बुध ग्रह पर वो रुक नहीं पाती, और रुक नहीं पाती तो वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पाता। तो बुध ग्रह पर इस कारण से वायुमंडल नहीं है। और बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं होने के कारण बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है और रातें बर्फीली होती हैं, माइनस में तापमान चला जाता है। ठीक है, तो बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सर्वाधिक, वायुमंडल नहीं होने के कारण ये दिन में गर्म और रात को ठंडा होता है। दिन में गर्म और रात को ठंडा होता है। इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है और रातें बर्फीली होती हैं। दैनिक तापांतर क्या होता है? सर्वाधिक होता है, और रातें क्या होती हैं? बर्फीली होती हैं। क्लियर है? अत्यधिक ठंडी होती हैं। क्लियर है? अब बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बुध ग्रह एक बार फिर से टैली कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। देखो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा बना था कि सूर्य के सबसे निकट है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, यह है सौरमंडल का सबसे छोटा प्लेनेट है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा प्लेनेट है। क्लियर है? अब यह किस दिशा में परिक्रमा करता है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, सौरमंडल में 2 ही ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी समस्त ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना अर्थात वामावर्त कहलाता है। वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में गति करता है। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? कोई सस्पेंस है तो बताइए। क्लियर? अब देखिए, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने समय में परिक्रमा करता है? तो बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 डेज में परिक्रमा करता है, 88 दिन में परिक्रमा करता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। भाई वायुमंडल क्यों नहीं है? इसका क्या रीजन है? बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा बुध ग्रह पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। देखिए, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं होने का कारण यह है कि बुध ग्रह का प्लायन वेग जो है गैसों के प्लायन वेग से कम होता है। अब बुध ग्रह पर गैसें आती तो हैं लेकिन रुक नहीं पाती, क्योंकि बुध ग्रह का प्लायन वेग गैसों के प्लायन वेग से कम है, इसलिए गैसें आगे निकल जाती है। गैसें आगे निकल जाती है और बुध ग्रह पर प्लायन वेग के कमी होने के कारण वायुमंडल नहीं बन पाता। अर्थात बुध ग्रह पर गैसें तो जाती हैं लेकिन रुक नहीं पाती हैं। सिंपल सी बात है, याद रह जाएगा। बुध ग्रह का प्लायन वेग गैसों के प्लायन वेग से कम होने के कारण बुध ग्रह पर किसका अभाव है? वायुमंडल का अभाव है।
ठीक है। वायुमंडल नहीं होने के कारण ये तो यहाँ पर दिन सबसे गर्म और रात सबसे ठंडी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है और रातें बर्फीली होती हैं। दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है और रातें क्या होती हैं, बर्फीली होती हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है और रातें बर्फीली होती हैं? कौन सा है? बुध ग्रह है। अब बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो 2 बार टेक आपको बता दिया गया, एक बार समझाया गया था, दोबारा इसको टैली किया गया, समझ में आ गया होगा। अगले प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है शुक्र, जिसे वीनस कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए आगे। बुध को मरकरी बोलते हैं, बुध को मरकरी कहा जाता है अभी, है ना। हाँ जी, मरकरी, हाँ। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपना जो अगला प्लेनेट है भैया वो है शुक्र। बहुत शानदार ग्रह है, पढ़ने में आनंद आएगा, देखना। देखिए बुध जो ग्रह है यह सूर्य से नंबर 2 पर स्थित है। तो सूर्य से क्रम में कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर स्थित है। तो यह सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित है। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर स्थित है। यह सौर मंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है? आकार और आयतन में सूर्य से नंबर में, सूर्य से तो दूसरे नंबर पे है, आकार और आयतन में 6वां बड़ा ग्रह है। कौन सा है? 6वां बड़ा ग्रह है। 7वें नंबर पे कौन सा आता है? मंगल। और 8 नंबर पे सबसे छोटा कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा कौन सा था? बृहस्पति था। सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल और फिर बुध है। क्लियर हो गया होगा? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे देखिए, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण और परिभ्रमण करता है। परिक्रमण और परिभ्रमण करता है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय परिक्रमण समय अर्थात सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाता है? परिक्रमण समय पूछा जा रहा है। तो परिक्रमण समय कितना है? 225 दिन है। शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय कितना है? बोलिए। 225 दिन का है। कितने समय में परिक्रमा करता है शुक्र ग्रह? 225 दिन में परिक्रमा कर देता है। अब परिभ्रमण समय, शुक्र ग्रह का परिभ्रमण समय है 243 दिन। कितना है बोलिए? 243 दिन। परिभ्रमण समय कितना हो गया? 243 दिन हो गया। कितना हो गया बोलिए? 243 दिन हो गया। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? कोई समस्या भी नहीं होगी, है ना। अब देखिए, ये हो गया परिक्रमण समय और ये हो गया परिभ्रमण समय। क्लियर है? अब शुक्र ग्रह का परिक्रमण और परिभ्रमण समय आपके सामने है, तो आपको एक अंतर दिखाई दे रहा होगा कि पृथ्वी का, मैं यहाँ पर पृथ्वी का भी लिख देता हूँ, पृथ्वी का परिक्रमण समय, पृथ्वी का परिक्रमण समय 365 सही 1/4 दिन का होता है। परिभ्रमण समय 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है बेटा? 24 घंटे का होता है। क्लियर हो गया? अर्थात परिक्रमण को क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं, ईयरली बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, सन बोलते हैं, एक साल बोलते हैं, ठीक है। और परिक्रमण समय के कारण ईयर होता है, एक वर्ष होता है, तो इसके कारण भी इसका क्या बना, एक वर्ष बना। तो शुक्र का एक वर्ष कितने दिन का हुआ, 225 दिन का हुआ। ध्यान देना मेरी बात पर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुक्र का एक वर्ष कितने दिन का हुआ, 225 दिन का, क्योंकि परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, एक वर्ष होता है। क्या होता है, एक वर्ष होता है। समझ में आ गया होगा। शुक्र का परिभ्रमण समय कितना है, 243 दिन का। यहाँ पर 24 दिन घंटे का है। क्या है, 24 घंटे का। क्लियर है। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर जो गति करती है ये 24 घंटे में करती है, लेकिन जो शुक्र महोदय इतना धीरे घूमता है, इतना धीरे घूमता है, इतना धीरे घूमता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा कि घूम भी रहा है नहीं घूम रहा। तो इसको घूमने में कितना टाइम लग जाता है, 243 दिन का समय लग जाता है। तो शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है, 243 दिन के बराबर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा है, जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा है। समझ में आ गया होगा। एक दिन उसके एक वर्ष से क्या है, बड़ा है। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमने देखा, अब शुक्र ग्रह का आकार और आयतन में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र जो ग्रह है आकार और आयतन में लगभग पृथ्वी के समान है। मैं लिख देता हूँ, शुक्र ग्रह आकार और आयतन में लगभग पृथ्वी के समान है। लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह आकार और आयतन में लगभग पृथ्वी के क्या है भाई, समान है। क्लियर हो गया। इस कारण इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। 100% क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा अर्थात मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा अर्थात इवनिंग स्टार कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है, अर्थात मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों और क्या रीज़न है कि इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? भाई कोई तो रीज़न होगा, कोई तो कारण होगा ना इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, अब रीज़न क्या है वो ध्यान से देखिए कि शुक्र ग्रह सूर्योदय के समय, जैसे ही सूर्योदय होता है, शुक्र ग्रह सूर्योदय के समय हमें पूर्व में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? पूर्व में। शुक्र ग्रह सूर्योदय के समय हमें कहाँ दिखाई देता है? पूर्व में दिखाई देता है। अब पूर्व में अर्थात सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है या दक्षिण में होता है? पूर्व में होता है। कहाँ होता है भाई? तो शुक्र ग्रह सूर्योदय के समय हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? पूर्व में दिखाई देता है। इस कारण इसे भोर का तारा कहते हैं। सूर्यास्त के समय यह हमें, जैसे ही सूर्यास्त होता है उस समय ये हमें पश्चिम में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम में दिखाई देता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है?
सांझ का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बोलिए? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है भाई? क्योंकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 पाई जाती है। क्योंकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? 95% CO2 पाई जाती है। क्लियर हो गया? कितने % CO2 पाई जाती है भाई? 95% CO2 पाई जाती है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह की सतह पर सर्वाधिक एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी है। सतह शुक्र ग्रह की सतह पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे से विशालकाय ज्वालामुखी तो सौरमंडल में हमसे सौरमंडल का सबसे बड़ा सक्रिय एक्टिव वोल्केनो जो है ना, कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है, जिसे ओलंपस मोन्स या ओलंपस मेसी कहते हैं। बताया गया था आप लोगों को, बताया गया था ना? ठीक है। अब सतह पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी सतह पर सर्वाधिक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी? तो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अब इतने एक्टिव ज्वालामुखी होने के कारण और कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है, और गर्म है वो चमकेगा भी। क्या होगा? चमकेगा भी। तो यह है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ये भी लिख सकते हैं हम, यह है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह जो है इसे सुंदरता की देवी या देवता कहते हैं। देखो, आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि सुंदरता की देवी या देवता किसे कहते हैं। तो सुंदरता की देवी या देवता की यदि बात हो रही है तो सुंदरता की देवी या देवता दोस्तों शुक्र ग्रह को कहेंगे। किसे कहेंगे? शुक्र ग्रह को कहेंगे। ठीक है। लेकिन सबसे सुंदर प्लेनेट किसे कहा जाता है? बात हो रही है सबसे सुंदर प्लेनेट की, तो सबसे सुंदर प्लेनेट शनि को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा बोलिए? शनि को सबसे सुंदर प्लेनेट कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, क्लियर हो गया यहां तक? एक बार टैली कर लेते हैं, फटाफट ध्यान दीजिएगा। शुक्र ग्रह सूर्य से क्रम में दूसरे नंबर पर स्थित है। कौन से नंबर पे है बोलिए? दूसरे नंबर पे है। ये सौरमंडल का 6वां बड़ा ग्रह है। आकार और आयतन में समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। आकार या आयतन में समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, अर्थात इसका जो परिक्रमण समय है, परिक्रमण, इसकी दो प्रकार की गतियाँ होती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। यह दोनों ही गतियाँ, कोई भी पिंड है अपनी दोनों ही गतियाँ एक ही दिशा में करेगा, चाहे वो पूर्व से पश्चिम की ओर करे, चाहे वो पश्चिम से पूर्व की ओर करे। अर्थात यह घड़ी की दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, अर्थात क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? दक्षिणावर्त घूम रहा है, अर्थात कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है बोलो?
क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय 225 दिन का है, अर्थात ये सूर्य के चारों ओर कितने समय में परिक्रमा करता है? 225 दिन में परिक्रमा करता है। कितने समय में परिक्रमा करता है बोलो? 225 दिन में परिक्रमा करता है। क्लियर हो गया? शुक्र ग्रह का एक दिन 243 दिन का होता है, अर्थात शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर बहुत धीरे घूमता है। इसको अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लग जाता है। क्लियर हो गया? कितना समय लग जाता है? 243 दिन का समय लग जाता है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या, कोई सस्पेंस नहीं है ना? देखिए, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय के समय में पूर्व में दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय में पश्चिम में दिखाई देता है। तो भोर का तारा अर्थात मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा अर्थात इवनिंग स्टार। शुक्र ग्रह की सतह पर सर्वाधिक एक्टिव वोल्केनो और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और शुक्र ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% CO2 के तत्व पाए जाते हैं। इसी के साथ आपका शुक्र ग्रह पूरा होता है। नेक्स्ट जो अपना ग्रह आ रहा है अभी आपके सामने, पृथ्वी है, जिसे अर्थ कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? अब देखिए, अपना जो अगला प्लेनेट है दोस्तों वो है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। देखिए, जो हमारा पृथ्वी है ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर वर्तमान में जीवन उपस्थित है। हमें ज्ञात ग्रहों में, हमारे ज्ञात कितने ग्रह हैं? हमारे ज्ञात ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। इनमें से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर वर्तमान में जीवन उपस्थित है। क्लियर है? यह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। अर्थात यह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, जिसे हम वामावर्त कहते हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात क्या होता है? ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है बोलिए? एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा? अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है बोलिए? चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्लियर है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में करती है। कितने दिन में करती है? 365 से 1/4 दिन में करती है। क्लियर है? और परिभ्रमण परिभ्रमण 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड में 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड में अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूर्णन करती है।
जिसे परिभ्रमण गति कहते हैं। परिभ्रमण गति को दोस्तों घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। आपने गौर किया होगा यहाँ पर कि ये लगभग 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और दिन और रात मिलाकर हमारा एक दिन होता है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। तो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए, अर्थात हमारा एक दिन हो गया। अर्थात क्लियर हो गया? अर्थात हमारा कितना दिन हो गया? एक दिन हो गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका भी एक रीजन है भाई। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है। पृथ्वी के कुल भाग के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। दूसरी बार पढ़ रहे हो बेटा, फिर भी गलती कर रहे हो। पृथ्वी पढ़ा नहीं बेटा, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है बेटा। पृथ्वी के कुल भाग के 71% भाग पर क्या है? जल है और 29% भाग पर क्या है? बोलिए, स्थल है। क्या है? बोलिए, स्थल है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का, पृथ्वी पर जैसे 100% जल है, 71% भाग पर ये 100% जल हो गया, ठीक है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97.5% भाग, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97.5% भाग महासागरीय है। कैसा है बेटा? महासागरीय है। और 2.5% भाग भाग स्वच्छ और उपयोग योग्य है। स्वच्छ और उपयोग योग्य है। क्लियर हो गया? 2.5% भाग कैसा है हमारा? स्वच्छ और उपयोग योग्य है। अब हमारे पास ध्यान दीजिएगा 100% शुद्ध जल ये है, इससे ज़्यादा शुद्ध जल नहीं है। अर्थात 100 लीटर में से 97.5 लीटर, 97.5 लीटर पानी तो अनुपयोग योग्य है। हमारे पास शुद्ध जल है ही नहीं। 97 लीटर पानी तो खराब है, ठीक है। 97.5 लीटर पानी तो महासागरीय है, वो हम पी नहीं सकते। पी लेंगे तो ढेर सारी बीमारियों से संक्रमित हो जाएंगे। यूज़ लगातार करेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है, गलने लग जाएंगी भाई, ठीक है। अब हमारे पास 100% शुद्ध जल ये है। इस जल का 90% भाग ग्लेशियर है, अर्थात बर्फ़ जमी हुई है। 90% भाग क्या है? बोलो, ग्लेशियर है, अर्थात बर्फ़ जमी हुई है। क्लियर है? और 10% भाग नदी, झीलों, तालाबों में है। दस प्रतिशत भाग कहाँ पर है? नदी, झीलों, तालाबों में। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का कितना % भाग महासागरीय है? कुल जल का 97.5% भाग क्या है? महासागरीय है। 2.5% भाग स्वच्छ और उपयोग योग्य है। और इस जल का जो 2.5% भाग शुद्ध जल है, इस जल का 90% भाग बेटा ग्लेशियर है, अर्थात बर्फ़ जमी हुई है। क्या जमी हुई है? बोलो, बर्फ़ जमी हुई है। और 10% भाग नदी, झीलों, तालाबों में स्थित है। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की हम गतियाँ देखते हैं। भी पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं, एक होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण।
मैंने शुक्र पढ़ाते वक्त समझा ही दिया था, बस लिखना ही है वो। पृथ्वी का परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड का है, अर्थात लगभग 24 घंटे का है। ये लिख रखा है। इसका मतलब इसका एक दिन होता है। और इस गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, अब बात बताने की है ये कि इस गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है। तो इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। क्या होते हैं? दिन रात बनते हैं। इस गति के कारण पृथ्वी पर क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं और मौसम परिवर्तन होते हैं। दिन रात बनते हैं और मौसम परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं बोलिए? मौसम परिवर्तन होते हैं। क्लियर है? दिन रात बनते हैं और क्या होते हैं बोलो? मौसम परिवर्तन होते हैं। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या, कोई सस्पेंस नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े। दूसरा है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति की मैं डिटेल यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं। क्या होते हैं बोलो? दिन रात छोटे बड़े होते हैं। यहाँ तो बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है और वहाँ पर साइज छोटी बड़ी हो रही है। साइज का क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है? और यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है, अर्थात वेदर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर इस गति के कारण सीजन चेंज होता है, अर्थात ऋतु परिवर्तन होती है। इस गति के कारण क्या होता है बेटा बोलो? ऋतु परिवर्तन होता है। क्लियर है? क्या होता है बोलो? ऋतु परिवर्तन होता है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? समस्या क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी का? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलो ठीक है। हाँ भाई देखिएगा, हमने देखा पृथ्वी की गतियाँ देख ली। दिन रात बनते हैं, मौसम परिवर्तन होते हैं, अर्थात वेदर चेंज जो होता है, सीजन चेंज जो होता है, वो सारे पढ़े। अब सबसे अगली अहम कड़ी हम पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट पृथ्वी का कौन सा है? ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान याद है तो बताइए फटाफट। पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान जो है वो K15 है बेटा। K15 जिसे स्थानीय भाषा में सागर माथा कहा जाता है, अर्थात माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। जैसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बेटा? सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में बोलते हैं ना? हाँ जी, जिसे स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सागर माता। आप लोगों से पूछे कि पृथ्वी पर सबसे हाईएस्ट ऊंचाई किसकी है, सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो आप क्या कहेंगे? माउंट एवरेस्ट है। क्या कहेंगे? माउंट। अरे भाई ये कहाँ पर है? आप कहेंगे सर नेपाल में है। इसको बेटा स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर सागर माथा कहते हैं। तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं बेटा? चुमोलुमा कहा जाता है सर। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए इत्तफाकन कि माउंट एवरेस्ट का बेटा प्राचीन नाम बता दीजिए।
क्या नाम बता दीजिए, प्राचीन नाम हमें बता दीजिए कि माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम क्या है। तो माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम K15 है बेटा। क्या है बोलिए, K15 है, जो मेरे द्वारा लिखा गया है यहाँ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम क्या है, K15। पृथ्वी पर सबसे नीचा स्थान या सबसे गहरा स्थान, नो, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा जो स्थान है उसका नाम है बेटा मेरियाना गर्त। पृथ्वी पर सबसे जो गहरा स्थान है उसका क्या नाम है बोलिए, मेरियाना गर्त नाम है। क्या नाम है बोलो, मेरियाना गर्त। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो मेरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप के पास है। कहाँ पर है, गुआम द्वीप के पास है, और इसकी गहराई है 11,033 मीटर। आप लगभग 11 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, लगभग कितना बोल सकते हैं, 11 किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं। अब आप लोगों से दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखने की बात है कि भाई आप लोगों से प्रश्न क्या पूछा जाएगा। ये आपको बताना है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थान और सबसे नीचे स्थान के मध्य का अंतर कितना है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, अभी जो मैं यहाँ पर लिखूँगा बिल्कुल एग्जैक्ट लिखूँगा, 8,848.86 मीटर। ये बिल्कुल एक्यूरेसी है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर कहीं 48 दे रखा है, कहीं 50 दे रखा है। कोई बात नहीं, जो दे रखा है एग्जाम में यदि ये ऑप्शन उनके साथ मिलता है तो आपको यही करना होगा यदि आपको कंपटीशन फाइट करना है तो। क्लियर है। सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मेरियाना गर्त है, और इसकी गहराई है 11,033 मीटर। अब मैंने क्या पूछा है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचे और सबसे नीचे स्थान के मध्य का अंतर कितना होता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे, जैसे ही अंतर का नाम सुनने जाता है तो बच्चे माइनस कर देते हैं, क्योंकि मैथ बहुत अच्छे खासे तरीके से आता है ना बच्चों को। देखिए, यदि आपको अंतर का जिक्र आता है तो आप तुरंत माइनस कर देते हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, ये आपकी माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है बेटा जी। अरे है या नहीं बेटा जी, ये धरातल है, अरे है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ से जैसे ही गहराई में जाएंगे तो सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। कितनी है, 11,033 मीटर है। मान लो हमारा घर यहाँ पर है और होम ट्यूशन कोचिंग सेंटर यहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट पर ऊंचाइयों पर है। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो विपरीत दिशा में दूरियाँ तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो इन दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, कैसे आएगा, 9,988। देखिए 11,033 प्लस 8,848.86, तो आंसर हो जाएगा 19,881.86। मैथ भी कमज़ोर है। हाँ जी बेटा जी, क्लियर है। और 19,000 ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न बेटा, दिल्ली पुलिस में आया था पिछली बार। 19,000 ऑप्शन में ये नहीं था। ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में देख लीजिए क्या था, 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। तो आंसर होगा उसका था 20 किलोमीटर, क्योंकि 19,881। तो कितने, 111 ही कम है, 119 ही कम है।
है ना। तो लगभग 20 किलोमीटर इसका आंसर था। क्या आंसर था बेटा इसका? लगभग 20 किलोमीटर इसका आंसर था। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई समस्या भी नहीं हुई होगी, बिल्कुल क्लियर है। अगला टॉपिक है, कल आपके सामने इसी रूप में आगे लेके आएंगे अपन, मंगल बृहस्पति पढ़ेंगे। मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण कल हमारे क्लियर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक है बाकी के बचे हुए, तो विस्तार पूर्वक हम इनका अध्ययन करने वाले। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेटा आराम से समझ में आई होगी। होम ट्यूशन की पूरी टीम आपके मंगल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।